जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यूज़ की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, आज उसका 18th पार्ट है और उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज के एमसीक्यूज़ होंगे वो सोशियोलॉजी ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन 19th सेंचुरी वाज करेक्टराइज्ड बाय। तो क्या इसकी जनाब करेक्टरिस्टिक्स थी, किस चीज़ पे ये बेस करता था। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दैट इज़ डी आंसर। सो डी इज़ द राइट आंसर। Power-driven machinery and the concentration of workers in large workplaces। देखिए पावर ड्रिवन मशीनरी आ गई, मशीनें आ गई, फैक्ट्रीज आ गई और मैनुअल जो काम है वो कम हो गया। और मैनुअल काम कम हो गया तो घर पे जो लोग घर पे बैठ के चीज़ें बना के बेचते थे वो ख़त्म हो गया और जो वर्कर्स थे वो घर से चले गए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जाके काम करना उन्होंने शुरू किया। और इस तरह से ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, इस तरह से उसकी यानी खुसूसियात थी। मशीन का जो है वो इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया। जी क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स 1844 claimed that capitalism had alienated workers from। तो जनाब एलिएनेशन होती है डीअटैचमेंट, अलग हो जाना उस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जनाब क्या है, द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ईच अदर एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो जो चीज़ बना रहे हैं उनको उनका कोई आइडिया नहीं कि वो क्या बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मर्सिडीज़ की कंपनी में काम करते हैं और कोई एक छोटा सा पुर्ज़ा जो है वो मर्सिडीज़ का बना रहे हैं, तो कोई एक बंदे की ड्यूटी तो उसी पुर्ज़े के ऊपर है, उसको सारी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा मैं ये किस चीज़ का पुर्ज़ा बना रहा हूँ या कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। यानी कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, दे आर एलिनेटेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। जैसे कि मूवीज़ बनती हैं, फिल्म्स बनती हैं, पेंटिंग्स बनती हैं, तो आजकल के दौर में उनको कहा जाता है आर्टिस्ट को अपनी आर्टिस्टिक जो उसकी एक पावर है उसको दिखाने से उसको बाज़ किया जाता है, मना किया जाता है और उससे मजबूर किया जाता है कि वो करो दैट इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस। अपनी आर्टिस्टिक सलाहियतों को अपने पास रखो, वो करो जो बेस्ट फॉर बिजनेस है। इसलिए वो जो प्रोडक्ट जिसको वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, ही इज़ एलिनेटेड और उसको एलिनेट कर दिया गया है इस कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट में। और वो प्रोडक्शन प्रोसेस से भी वो जो है वो देखिए म्यूज़िक के जो ये कंपनीज़ हैं, टी सीरीज़ है जैसे इंडिया की, तो वो डिसाइड करते हैं किस तरह का गाना बनेगा, कौन लिखेगा, कैसे इसकी वीडियो कैसे बनेगी। और जो बेचारा गा रहा है उसको शायद पता भी नहीं कि इसकी किसके ऊपर ये पिक्चराइज होगा, कौन वीडियो में कौन शामिल होगा। तो ये प्रोसेस से भी डी अटैच कर देती है ये जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, बिकॉज उनका मोटिव बिजनेस है। बिजनेस जो बिजनेस के लिए बेस्ट है वो होना है बस। एंड सी ईच अदर, एक दूसरे से भी जो है वो डी अटैच हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब कंपटीशन में जाते हैं वो लोग और कंपटीशन में जाके वो अपने दूसरे साथियों से जब compete करते हैं तो वो एक दूसरे से भी एलिनेट हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल आर
काइंड ऑफ एलिनेशन जो कि मार्क्स ने एक्सप्लेन की है। जी क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सटेंशन पैटर्न दैट पार्कर, स्टैनले पार्कर की बात की जा रही है, 1976 आइडेंटिफाइड वाज सेड टू बी, क्या होता है ये एक्सटेंशन पैटर्न? सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो बी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल्स एंड स्किल्ड वर्कर्स whose work interests spilled over into later time, उन लोगों की बात की जा रही है जिनको अपने काम में मज़ा आता है और वो जो उनका फारग का टाइम होता है वो भी अपना जो है वो काम को दे देते हैं, ऐसे लोग जो अपने काम को पसंद करते हैं। सो इट्स एक्सटेंशन पैटर्न ऑफ वर्क। जी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑन स्ट्राइक एक्शन? तो जनाब इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो ए है। कहा गया जी मोस्ट स्ट्राइक्स गो अननोटिस्ड बाय द एम्प्लॉयर्स एंड द मैस मीडिया। देखें कुछ क्राइटेरिया होता है, एक जो स्ट्राइक है जो लेबर यूनियन करती हैं फैक्ट्री वाले जो ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनके ख़िलाफ़। इंडिया की पुरानी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि वो कैसे मज़दूरों की यूनियंस होती हैं, एक बंदा उनका लीडर होता है, वो तकरीर करता है, स्ट्राइक करता है। और यहाँ पे पूछा गया कि जनाब ये जो स्ट्राइक है वो अननोटिस्ड क्यों होती हैं ज़्यादातर? तो देखें उसका कोई क्राइटेरिया होता है उसको रिपोर्ट करने का, और वो अगर वो क्राइटेरिया पे पूरा ना उतरे तो फिर वो अंडर रिपोर्ट हो जाती हैं, उनको नहीं रिपोर्ट किया जाता। और ये जानबूझकर फैक्ट्री के ओनर्स भी ये करते हैं और इसका फ़ायदा फैक्ट्री के ओनर्स को होता है। जी भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिड ब्लेनर 1964 सजेस्ट वाज मोस्ट एलिनेटिंग टू इट्स एम्प्लॉयज़? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो सी है, कार मैन्युफैक्चरिंग इन असेंबली पार्ट्स। जी बिल्कुल, सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता, सारा दिन एक ही काम करते हैं और कोई पता नहीं होता कि हम क्या बना रहे हैं, बस जो मालिक ने कह दिया सारा दिन वही काम करना। तो इट्स काइंड ऑफ एलिनेशन। तो सबसे ज़्यादा होती है कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज़ में। जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, विद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म लेयर इमर्ज्ड एज अ कॉन्सेप्ट दैट मेंट? क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट आंसर है। अच्छा, जिसमें क्या कहा गया है कि डिस्टिंक्ट पीरियड्स ऑफ नॉन वर्क एंड रिलैक्सेशन, रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस सोशल डिसऑर्डर। जी ब्रेक हो जाना, जैसे देखिए लेयर टाइम पहले नहीं होता था, पहले हर टाइम काम करते थे लोग, लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम हो गया और रेगुलर काम करना लोग स्टार्ट हो गए तो तब जो है वो फैक्ट्रीज़ में ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट हुआ, मेस का कॉन्सेप्ट हुआ कि एक टाइम है उसमें आपने खाना खाना है, एक टाइम है उसमें आपने ब्रेक लेनी है। कुछ पार्क्स बना दिए गए, कुछ क्लब्स बना दिए गए ताकि आप जो अपना फारग का वक्त है वहाँ पे गुजारें और रिलैक्स हों, आपकी एनर्जी जो है वो बहाल हो। तो उससे पहले जो था वो फारग रहने का और आराम करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि मोस्टली लोग घरों पे होते थे, कभी भी वो काम कर लेते थे, कभी भी वो काम रेस्ट कर लेते थे। और आगे देखें वही बात, द ग्रोथ ऑफ सिविक म्यूनसिपल कल्चर थ्रू पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूज़ियम्स एंड आर्ट गैलरीज। देखिए ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई ताकि लोग वहाँ पे जा सकें और जाके जो है वो अपना रिलैक्स कर सकें। पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। ओके जी, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। अभी कुछ क्वेश्चन अगर मिस मैंने किए हुए हैं बीच में तो वो मैंने यहाँ से डिलीट किए हैं, काटे हैं, क्योंकि वो आपसे पाकिस्तानी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, वो आएंगे नहीं एग्जाम में तो फिर उनका फ़ायदा कोई नहीं, इसलिए मैंने वो काट दिए हैं। इसलिए 5 to 7 पे आ गए हैं हम डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आइडेंटिफाइड बाय बेल 1973 इन्वॉल्व्ड। क्या होता है जी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट आंसर है, शिफ्ट टुवर्ड्स सर्विस इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन।
देखें बैंक्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका कैपिटल वो अपने पास रखते हैं और जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपको कैपिटल देते हैं, पैसे आपको देते हैं, उसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट भी देते हैं, मुनाफा भी देते हैं। तो ये एक सर्विस है, ये एक फैक्ट्री नहीं है लेकिन एक सर्विस है। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की एक काइंड है कि उसमें आपकी इस तरह की सर्विस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। जैसे टीवी है, वो आपको क्या देता है? आपको एंटरटेनमेंट देता है, दैट प्रोवाइड्स यू सर्विस। वो कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कोई आपको टेंजिबल या फिज़िकल प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10, टेलीवर्क क्या होता है जी? टेलीवर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इन्वॉल्व्स, क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज़ द राइट आंसर, वर्किंग एट होम फॉर एन आउटसाइड एम्प्लॉयर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आजकल ये काम बहुत इन है और देखें सोशियोलॉजी की इसके ऊपर भी नज़र है, सोशियोलॉजी इसको भी स्टडी करती है। टेलीवर्क उसको बोलते हैं जो आप घर पे बैठ के इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। जैसे फाइवर है, फाइवर पे बहुत सारे fiverr.com पे लोग जो हैं वो काम करते हैं एंड दे अर्न मनी, और वो घर पे रहते हैं, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। और ऐसा जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ वर्क, दैट्स कॉल्ड टेलीवर्क। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जनाब इनइक्वालिटी से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, द ओपन सोसाइटी इज़ वन दैट, कौन सी सोसाइटी होती है जिसको हम ओपन कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डी राइट आंसर है, अलाउज पीपल टू मूव बिटवीन लेवल्स ऑफ हायरार्की। देखें ये सोशल मोबिलिटी की इजाज़त देती है। सोशल मोबिलिटी को कहते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ मूव करना, और सोशल मोबिलिटी की ये जो ओपन सोसाइटी होती है उसमें इजाज़त होती है। जैसे कि कोई भी कैपिटलिस्टिक माशरा है, उसमें आप अमीर जो है वो गरीब भी हो सकता है और गरीब अमीर भी हो सकता है अपनी मेहनत की बेसिस पे। लेकिन जो ऐसी सोसाइटीज़ नहीं हैं, मिसाल के तौर पर जो रशिया है, जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो उसमें कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, उसमें आपको कोई भी इजाज़त नहीं देता अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी बनाने की या एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव करने की। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन इज़ ड्रॉन टू शो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्यों मतलब लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? देखें जी, पहली बात समझ ली, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जो इंतहा दर्जे की गुर्बत है, जिसमें आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो सकती। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में है कि भूख से लोग मर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास जो है रोटी भी नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, तन ढांपने को कुछ नहीं है और शेल्टर नहीं है। तो इसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। उसके मुकाबले में एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। वो क्या होती है जी? रिलेटिव जो पॉवर्टी है वो ऐसी पॉवर्टी होती है जो आप किसी के लिहाज से महसूस करते हैं, और ये यूजुअली होता है कि बेसिक जो आपको रोटी पानी तो मिल रहा है, आपकी बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, लेकिन जो है वो आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो लेयर है, वो आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही, और आपके मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हैं। तो ये डेवलप्ड सोसाइटीज़ में और डेवलपिंग सोसाइटीज़ जो हैं उसमें रिलेटिव पॉवर्टी होती है, और लेकिन जो बिल्कुल गरीब मुल्क है वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। और ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है हर जगह, ये नहीं है कि आप किसी जगह पे नहीं करती। कहीं पे भी पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, लाइक सिंध में। ओके जी, इसके लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है, मैंने आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ओके जी, इसमें हाँ इधर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ये लाइन क्यों ड्रॉ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर है, द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ
इनकम नीडेड फॉर सब्सिस्टेंस के लिए जो है, जो मिनिमम जनाब कि गुजारा करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मिनिमम लेवल है उस इनकम को हम स्टडी करते हैं और तब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, मरे थॉट दैट अंडर क्लास consisted of people who, तो जी क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम 3 ऑप्शन पढ़ लेते हैं जी। फॉर्म्ड एन इन्फीरियर रेस होती है इसमें, वो मतलब बन जाती है विद लो लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस। गरीब लोग करीब से करीब तर होते जाते हैं और शहर के दरमियान में ज़्यादातर वो लोग रहते हैं, और शहर के दरमियान में वो फिर ये एक थ्योरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। थ्योरी आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर इट कैन बी रॉन्ग। तो वो लोग जो जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसमें फिर वो एक कल्चर एक बना देते हैं, एक रेस डेवलप हो जाती है, उसी में वो उनकी आगे जनरेशन पैदा होती है, उसी में उनके बच्चे होते हैं। उनके नेबरहुड में दूसरे बच्चे भी जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो सब इस तरह से मिल के वो एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी बन जाता है। एंड फिर उनमें इंटेलिजेंस भी कम होती है, वो बच्चे आगे से पढ़ते भी नहीं, गरीब निकल आते हैं, नालायक निकल आते हैं, और फिर वो लो स्कोर्स आते हैं उनके यूनिवर्सिटी और क्लास में पढ़ भी नहीं पाते। वो फिर बाप दादा का गरीबों वाला काम जो है, मजदूरी वो करते रहते हैं, और वो जो सारा सर्कल या लोकेलिटी होती है वो गरीब ही रहती है। आगे जी, लिव्ड मॉरली अनसाउंड लिव्स ऑफ क्राइम एंड सेकुलर। फिर ये लोग क्राइम में भी जाते हैं और जो बुरी जगह होती हैं वहाँ पे रहते हैं। वर टू रिलायंट अपॉन वेलफेयर बेनिफिट्स। तो ये ज़कात वगैरह जो है हमारे कंट्री में, यही वेलफेयर है ना, मेरा डिपार्टमेंट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो वो भी इस तरह के मतलब ज़कात प्रोवाइड करता है, बैतुल माल में से चीज़ें देता है। तो वेलफेयर बेनिफिट्स पे ये लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी सजेस्ट्स दैट। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसका क्या राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, हाई रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स इंश्योर दैट मोस्ट स्किल्ड इंडिविजुअल्स विल टेक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल पोजीशंस। मुश्किल जो पोजीशंस होती हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं। फंक्शनलिस्ट थ्योरी वाले हमेशा बात करते हैं फ़ायदे की और फंक्शंस की, कि हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है। हाँ, डिसफंक्शन भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई फंक्शन और डिसफंक्शन है। तो ये लोग कहते हैं कि सोसाइटी में मुख्तलिफ पोजीशंस होती हैं, मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं, और माशरा उन सब जॉब्स की या पोजीशंस की मुख्तलिफ सैलरीज़ मुकर्रर करता है। जो मुश्किल जॉब्स हैं उनके लिए ज़्यादा सैलरी, और जो कम मुश्किल जॉब्स हैं उनके लिए कम सैलरी। इसलिए वो सब लोग जो हैं, फिर मेहनत भी लोग उसके लिए ज़्यादा करते हैं जो जॉब मुश्किल है। जैसे पायलट है, पायलट की सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, बहुत इसकी सैलरी है, लेकिन जॉब भी उतनी ही टफ़ है। हवा में प्लेन को उड़ाना, और इतने ज़्यादा प्लेन क्रैश भी होते हैं, और इतनी मतलब फ़ैसला करना जहाज़ को मेंटेन करने में। और तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जी। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म एसेट्स refers to, question number 5 C is the right answer, stock of economic resources including land, shares and bank deposits। जो आपकी जो वेल्थ है, जो आपको मंथली मिलती है या सालाना मिलती है, वो आपकी इनकम कहलाती है। यानी जो फ्लो में रहती है, उसमें कोई ना कोई फ्लो रहता है, आती है जाती है, लगाते हैं। लेकिन एसेट्स आपके जो हैं वो दे आर रिजिड, दे आर फ्रीज्ड, वो मुंजमद होते हैं। उसमें आपकी ज़मीन हो सकती है, आपके शेयर्स होते हैं, हो सकते हैं कंपनीज़ में, आपके फ़िक्स डिपॉजिट्स हो सकते हैं बैंक्स में। तो ये आपके एसेट्स कहलाते हैं। अगला जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 को स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म इंटरजनरेशनल मोबिलिटी refers to,
तो ये किसको जनाब रेफ़र करती है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी? तो इसका है जनाब मूवमेंट इनटू डिफरेंट ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज बिटवीन जनरेशंस। तो एक ही जनरेशन में जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो ऑक्यूपेशंस उसमें मूव करना जो है, इसको हम इंटरजनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं जी। वही जो सोशल मोबिलिटी है जी। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू। तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? जैसे नाम से जाहिर है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर है। वुमेन्स इंक्रीज्ड chances of being in poverty due to low pay and greater welfare dependency। औरतों को कम पे देते हैं अक्सर जगह पे, एक्सप्लॉयटेशन होती है, और ये जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करती हैं ज़्यादातर, कहा जाता है, थ्योरी है। तो उसकी वजह से ये है कि औरतें जो हैं वो गुर्बत का ज़्यादा बायस बनती हैं और गरीब रहती हैं। सो इट्स अ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ओके जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में है अगले जो क्वेश्चंस हैं। स्ट्राटम, सोशल स्ट्राटम क्या होता है? तो जनाब ये स्ट्राटम जो है ना, ये स्ट्राटा का वाहिद है। स्ट्राटा जो है वो प्लूरल है, तो ये उसका सिंगुलर है स्ट्राटम। जैसे डेटम है, डेटा जो है वो प्लूरल है और डेटम जो है उसका सिंगल है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, उसका ई इज़ द राइट आंसर। ए लेवल इन सोशल हायरार्की कंप्राइजिंग पीपल विद शेयर्ड लाइफ चांसेस। जी, स्ट्राटम होता है जनाब सोशल हायरार्की में जो आपका पोजीशन है, ये लेवल है, एंड पीपल हैव डिफरेंट चांसेस होते हैं जनाब स्ट्रैटिफिकेशन में सक्सेस के। मुख्तलिफ सोशल क्लासेस होती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, वेबर डिफाइंड क्लास सिचुएशन एज। सो इसका जो आंसर है वो बी है। अ सोशल ग्रुप्स कॉन्शियसनेस ऑफ देयर स्टेटस एंड लाइफ चांसेस। जी, क्लास सिचुएशन ये होती है कि कितना कोई ग्रुप सोसाइटी में जो है वो अपनी क्लास के बारे में कॉन्शियस है और अपने स्टेटस के बारे में जानता है, इसको हम क्लास सिचुएशन बोलते हैं। ऐसा किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था जी। मैक्स वेबर बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं और कोई ना कोई MCQ इनसे रिलेटेड पेपर में ज़रूर आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, द मॉडर्न सोसाइटी सोशल स्टेटस इज़ टिपिकली मेजर्ड बाय पर्सनस। किस चीज़ से सोशल स्टेटस को हम लोग मेजर करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में? तो एक ही चीज़ है जो सबसे विजिबल है, वो है ऑक्यूपेशन। नाम से पता चल जाता है कि फलां बंदा डॉक्टर है तो उसका सोशल स्टेटस होगा। कोई जज है तो उसका क्या सोशल स्टेटस होगा। कोई वकील है तो उसका क्या होगा। ये ऑक्यूपेशन से ज़ाहिर हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्लास पोलराइजेशन दैट मार्क्स प्रेडिक्टेड रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज़ द राइट आंसर। द डिवीजन ऑफ ईच सोशल क्लास इनटू मोर और लेस प्रिविलेज्ड। सॉरी, मैंने शायद इसका गलत आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज़ द राइट आंसर, जिसमें ग्रोइंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर रिजल्टिंग इन क्लास कॉन्शियसनेस। जी देखें, मार्क्स साहब ने एक प्रेडिक्शन की थी कि एक्सप्लॉयटेशन होती रहेगी गरीबों की, इस्तेसाल होता रहेगा फैक्ट्रीज़ में मज़दूरों का, तो गैप बढ़ता जाएगा, अमीर तर होता चला जाएगा और गरीब तर होता चला जाएगा, और इस तरह से एक हॉस्टाइलिटी जन्म लेगी, एक दुश्मनी जन्म लेगी, और ये दुश्मनी जो है वो रिवॉल्ट की तरफ ले जाएगी, और फिर जो है वो रिवॉल्ट आ सकता है सोसाइटी में, रिच और पुअर जो है उनके दरमियान फ़ाइट हो सकती है। तो इसको हम
क्लास पोलराइजेशन बोलते हैं, हम नहीं बोलते, ये कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास आइडेंटिटी वाज बेस्ड अराउंड। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जो आंसर है वो सी है। वो क्या जी, लोकल कम्युनिटीज़, एक्सटेंडेड किनशिप नेटवर्क्स एंड शेयर्ड लेयर परसूट्स। जब लोग फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करते थे, वो अपनी घर से काम करते थे, विद इन द फैमिली काम करते थे, तो उनकी एक्सटेंडेड किनशिप्स भी थी, उनके रिलेटिव्स थे, एक्सटेंडेड फैमिलीज थी, ट्राइब थे, कबीले थे, उनका टाइम भी शेयर्ड लेयर टाइम था, एक साथ मिलके वो शिकार करते, खेलते, कूदते। तो इस तरह की जो वर्किंग क्लास थी, इसको हम ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास बोलते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज़ के बन जाने से क्लास की जो शक्ल है वो चेंज हो गई, जो हमने पहले पीछे पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डथ्रोप आइडेंटिफाइड द सर्विस क्लास एज। जी, क्या होती है सर्विस क्लास? गोल्डथ्रोप ने क्या बताया था? तो इसका जनाब ए इज़ द राइट आंसर। दोज इन नॉन मैनुअल ऑक्यूपेशन एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको कंट्री या स्टेट अपने बिहाफ पे अथॉरिटी देता है टू एक्सरसाइज ऑन द मैसेस, एंड ये नॉन मैनुअल ऑक्यूपेशंस कहलाते हैं। यानी उन्होंने कोई फैक्ट्री जाके नहीं चलानी, फैक्ट्री की मशीनें नहीं चलानी, उन्होंने रूल करना है और जो मुल्क का कानून है उसको नाफिज करना है, उसको नाफिज करने में मदद करनी है। तो गोल्डथ्रोप ने इस क्लास को, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उसको सर्विस क्लास कहा था। जी, क्वेश्चन नंबर 7, द मिडिल क्लासेस दैट डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी वर। कौन सी वो क्लासेस थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें क्या क्या है? एन अर्बन सेट इन्वॉल्व्ड इन सिविक बॉडीज़ एंड वॉलंटरी एसोसिएशंस टू डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, हेट्रोजीनियस। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, देखें क्लास कॉन्शियसनेस बढ़ गई इन लोगों में। एंड ऑफन इन्वॉल्व्ड इन वाइट कॉलर वर्क। जी, क्लरिकल जॉब्स और जो ऑफिस की जॉब्स हैं वो करना स्टार्ट हो गई, जो मिडिल क्लास थी। ऑफिस में मैनेजर्स जो थे वो, दैट वाज द पार्ट ऑफ मिडिल क्लास इन 19th सेंचुरी। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द मिड 20th century were set to join upper class because they। जी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है सी। तो वो है owned companies and financial assets that generated wealth through corporations। अच्छा जी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी मिड 20th सेंचुरी की, उनके पास पैसे थे, उस पैसे से उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, कॉरपोरेशंस डेवलप किए, और उन कॉरपोरेशंस ने उनके लिए वेल्थ को जनरेट किया, और उस वेल्थ से जो थे वो अपर क्लास में शामिल हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 10, द एम्बोशमेंट थीसिस suggests that। इसका बी इज़ द राइट आंसर। द एफ्लुएंट वर्किंग क्लासेस अडॉप्टिंग मिडिल क्लास वैल्यूज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। जी, इसमें यह है कि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं उसमें जो एफ्लुएंट हैं, जो अमीर होना शुरू हुए हैं, दे यूज़ टू अडॉप्ट वैल्यूज़ ऑफ मिडिल क्लास एंड वे ऑफ लाइफ, जो मिडिल क्लास में होता है उसको अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू किया। जी, अब हम लास्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं उसका जो सेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्क्स सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट थ्रू फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन
वुड टर्न द वर्किंग क्लास इनटू। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है सी, अ क्लास फॉर इटसेल्फ। देखें मार्क्स साहब की जो बात वही एक जगह पे ही अटकती है कि इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर का मतलब है कि हर चीज़ जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सब लड़ाइयाँ इकोनॉमी की वजह से, गरीब अमीर को मार देगा एंड एट द एंड जो है वो गरीब जो है वो मालिक बन जाएगा। सो वर्किंग क्लास जो है वो अपर क्लास में शामिल हो जाएगी आफ्टर रिवॉल्ट आएगा, इनकलाब आएगा। और ये जनाब इनकलाब आया भी था रशिया में, वर्किंग क्लास वाकई ही वहाँ पे रूलिंग क्लास बन गई थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म हेजमनी रेफर्स टू। हेजमनी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो ग्राम्शी ने। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी इज़ द राइट आंसर, उसका मतलब है द टेंडेंसी ऑफ द वर्किंग क्लास नॉट टू रियलाइज देयर ओन इंटरेस्ट्स। सॉरी जी, इसका बी है और एंड मैंने ऊपर वाले को हाईलाइट कर दिया है जी। इसमें ये है द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, जिसको हम हेजमनी बोलते हैं, दैट लेजिटिमेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल पावर। जो अमीर है उसी का सिक्का चलेगा। ये एंटोनियो ग्राम्शी जो थे वो कार्ल मार्क्स के हामी थे, उन्हीं की बातों की तशरीह करते थे और एक्सप्लेन करते थे। तो माशरे में जो अमीर है उसी का एजेंडा चलता है, मीडिया को भी वही कंट्रोल करते हैं और वो एक हेजमनी बना देते हैं एंड ऑल पीपल हैव टू फॉलो दैट। जी आगे क्वेश्चन नंबर 3, मॉस्का एंड पारेटो आइडेंटिफाइड द रूलिंग एलीट एज। जी क्वेश्चन नंबर 3 का है जी, डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। A minority group who fill at the top positions and political authority। अब देखें रूलिंग एलीट समझ लें। आज ये रूलिंग एलीट आपसे बहुत दफ़ा पूछा जा सकता है कि रूलिंग एलीट या पावर एलीट क्या है। तो ये जनाब ये टॉप की जो पोजीशंस हैं उनको फिल कर लेते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड्स हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, या जो डिक्टेटर्स हैं। और आगे जी, कोलेशन ऑफ सोशल फोर्सेस विद स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज़, दे कंट्रोल मीडिया एंड ऑल द सोशल फोर्सेस ऑफ सोशल मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड आगे अ ग्रुप हु सर्कुलेट बिटवीन हाई स्टेटस पोजीशंस एंड एक्सक्लूड अदर्स। देखें इस मॉस्का एंड पारेटो के अकॉर्डिंग ये इनका कहना है कि ये जो पावर एलीट है या रूलिंग एलीट है, ये ख़ुद तो अपनी पोजीशंस बदलता रहता है, कभी एक प्रोफेशन में, कभी दूसरे में, कभी सियासत में आके सदर बन जाएगा, वज़ीर आज़म बन जाएगा, कभी जो है वो आर्मी चीफ बन जाएगा, कभी मतलब उन्हीं में से, उसी तबके में से, कभी जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, उसी तबके की बात कर रहा हूँ जो रूलिंग एलीट है, जो किसी भी मुल्क को जो कंट्रोल करते हैं। कभी जनाब वो इस तरह से मतलब जो कंट्रोलिंग पोजीशंस हैं उनमें शामिल हो जाते हैं ये लोग, यानी कि पोजीशंस बदलते रहते हैं, बेस बदलते रहते हैं, पार्टीज़ बदलते रहते हैं, कभी आर्मी में चले जाते हैं, कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं, लेकिन लोग वही हैं जो रूल करते हैं कंट्री को। जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब बीच में जो हमने स्किप किए हैं वो आपसे रेलेवेंट नहीं थे, इसलिए हमने स्किप किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटीज़। टोटलिटेरियन सोसाइटीज़ कौन सी होती हैं? जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, जहाँ पे बादशाह का कानून चलता है, जो रूलर है वो जो कहेगा वही माना जाएगा। जैसे कुछ कुछ इसकी मिसाल चाइना है और रशिया है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि भाई कौन सी इसमें जो है उसकी करेक्टरिस्टिक में शामिल नहीं है, तो उसमें जो जिसका आंसर है वो बी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉर सिटीजन्स। तो जनाब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पे आसान नहीं होती, आप फिज़िकली नहीं मूव कर सकते एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो अब जो मेन लैंड चाइना वाले लोग हैं वो हांगकांग में नहीं जा सकते बगैर इजाज़त के, हालांकि हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा है लेकिन नहीं जा सकते, इस तरह से फिज़िकली नहीं जा सकते। और सोशल मोबिलिटी भी नहीं है, जो गरीब हैं वो एक ही क्लास है उसी में रहेंगे, और जो रूलिंग एलीट हैं वो एक ही पार्टी है जनाब, जो कम्युनिस्ट की पार्टी है, और उसी में से वो रूलर्स उनके बनते हैं, उनके सदर और वज़ीर आज़म उसी पार्टी में बनते रहेंगे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द केस ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। फॉर्मर सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है उसकी बात की जा रही है। स्पोर्ट्स कैर और उसके साथियों ने 1960 में जो स्टडीज़ की थी उसमें क्या क्लेम किया था उन्होंने जी? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ए है, द टोटलिटेरियन regimes are incompatible with the requirements of advanced industrial technology। देखिए उन्होंने कहा था कि ये जो डिक्टेटरशिप्स हैं या कंट्रोल्ड इकोनॉमी वाले जो कंट्रीज़ हैं या जो ये वे ऑफ गवर्नमेंट है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर सकते। देखिए अब चाइना की मिसाल दे लें, शी जिनपिंग ने आके उनका जो स्ट्रक्चर है उसको बदला और उसको थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट दिया, इंग्लिश ज़ुबान को फ़रोग दिया, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ उन्होंने तिजारत को बढ़ाया, और फिर जाके उनकी इकोनॉमी जो है वो बूम कर रही है। लेकिन रशिया जो है वो पीछे है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता। तो ये टोटलिटेरियन regimes जो हैं उसमें मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो मतलब उसके लिए मौजू नहीं है, और वो गवर्नमेंट उसके लिए मौजू नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए मौजू नहीं है। जैसे कि चाइना है तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है। चाइना ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना बनाई है जिसमें उसने सब इंटरनेट की जो ऐप्स हैं और फेसबुक है, वेबसाइट्स हैं, उनको कंट्रोल किया हुआ और बैन किया हुआ है अपने कंट्री में जी। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी सवाल, द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स इंडिकेट्स दैट, सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो अब सब पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ए बी एंड सी। पीपल वोट अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक इशू एंड कंसर्न्स। देखिए हम प्रैक्टिकली वो एनालाइज करते हैं। वोटर्स एक्ट एज कंज्यूमर्स एंड दे एवेलुएट एजेंडाज ऑफ डिफरेंट पार्टीज़, और उसकी बेसिस पे जो उनको पर्सनल सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं पार्टीज़, उनकी उम्मीद होती है कि वो करेंगे, उनको वोट करते हैं। ओके जी, कंज्यूमर आइडेंटिटीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट दैन क्लास आइडेंटिटीज़। पर्सनल, कल्चर एंड एनवायरमेंटल इशूज़ कैन मोबिलाइज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जस्ट एज मच एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। और ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं जनाब वो इन इश्यूज़ पे हैं आजकल, प्रैक्टिकल इश्यूज़ पर और कल्चरल, पर्सनल, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर। तो जनाब आज के लिए इतना ही। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का जो आइकॉन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आपका इंशाल्लाह संडे को 25 को आपका लेक्चरर सोशियोलॉजी का पेपर है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल कंडक्ट एन एग्ज़ाम फॉर यू, और अगर टाइम ना हुआ तो मैं सॉरी करूँगा, मैंने ऑफ़र
ख़ुद दी थी, लेकिन मेरी पर्सनल जो मसरूफियात हैं उसकी वजह से शायद मैं एग्ज़ाम ना कंडक्ट कर सकूं। तो मैं आप सबको गुड लक कहूँगा, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।